तो सभी बच्चों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अपने स्कूलों में पढ़ा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का पूरा अच्छे तरह से रिविज़न करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको जो है सबसे पहले सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इसमें। और आपके एग्ज़ाम में जो है इस वीडियो से बाहर कोई भी सारा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ये एक ही वीडियो में सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना है सभी बच्चों को, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर जो है हर चैप्टर का एक एक वीडियो जो है मिलेगा। और सप्ताह में मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो अपलोड करने का। ठीक है, उस पर काम मैं कर रहा हूँ। बहुत सारा काम अभी करना बाकी है और बहुत सारा काम हो भी गया है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो पर काम करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा हर एक कंसेप्ट को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से आप लोग जो लाइव चैट है उसमें जो है यस लिख करके कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, इस वीडियो का शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि छोटे छोटे प्रयास ही जो है बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा प्रयास जो है वो आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। तो आप लोग एक छोटे छोटे प्रयास और अपने छोटे छोटे टारगेट जो है वो फिक्स ज़रूर करिए अपने लाइफ में। ठीक है, सुबह उठिए, अपना टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने के लिए आप लग जाइए। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। देखिए, इसमें आपको जो है एक पीडीएफ है, मैंने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ है। इसमें सबसे पहले देखिए कंसेप्ट्स बताया गया है, पूरा शॉर्ट में बताया गया है और काफ़ी अच्छा। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है, जहाँ पर एग्ज़ाम्पल का ज़रूरत है, वहाँ पर देखिए रिएक्शंस को भी काफ़ी अच्छे तरह से लिखा गया है। और जो मेन पॉइंट्स है उसको अलग अलग कलर से जो है इंडिकेट कराया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पीडीएफ बनाया गया है ना। और ये पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। देखिए ये सब चीज़ करने के बाद जो है, ये सब चीज़ देखिए यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जो इस तरह से देखिए यहाँ पर रहने वाला है। तो ये वीडियो को पहले आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए साथ में, और लास्ट में हम लोग फिर इसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक्स के बहुत सारे एडिशनल्स क्वेश्चंस में मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो वो सबको भी आप लोगों को क्या करते चलना है, ध्यान से सुनना है और नोट करते हुए चलना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और यह नीला लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ये लिटमस पत्र क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि लिटमस पत्र एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है जो क्या करता है, अम्ल और क्षारक होने का जो है सूचना हमने देता है। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल के लिए जान लेना है कि अम्ल के बारे में आप लोगों को जानना है कि अम्ल क्या है। ये खट्टा पदार्थ होता है जो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये इसका जो जलीय विलयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो कैसा आयन देता है, H+ आयन देता है। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल का क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, किसका क्वालिटी क्या है, किसका स्वाद खट्टा होता है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर पर यह क्या प्रभाव डालता है, तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसका जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। देखिए हम लोग अभी पीएच स्केल के बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि एक पीएच स्केल होता है,
जिसमें 0 से लेकर के 14 तक का नंबर जो होता है वो अंकित किया होता है और बीच में होता है 7। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे कि जो 7 से कम होता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं, और जिसका जो pH मान 7 होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, यानी कि उसमें ना ही अम्ल का गुण पाया जाता है और ना ही उसमें क्षारक का गुण पाया जाता है। हम लोग एक एक करके हर एक स्टेप को साथ में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ आपका कोई भी चीज़ जो है वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, विद्युत चालकता, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें करंट पास होता है, करंट फ्लो होता है उससे। ध्यान रखिएगा, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है, जब अम्ल जो होता है, जब कोई अम्ल जो होता है अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे लोहा और जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई धातु जो होता है किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अम्ल का एग्जाम्पल क्या अगर पूछा जाएगा तो क्या क्या बोलना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये सबसे शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सबसे जो है पावरफुल, जो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एसिड है, वो कौन सा है, HCl है। और इसी एसिड का निर्माण जो होता है वो हमारे उदर में होता है, हमारे पेट में होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हमारे आमाशय में जो होता है वो इसी एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, ये भोजन के पाचन में जो होता है वो काफ़ी सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये सब अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हम लोग इसका स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक वर्ड था जिसका नाम था लिटमस, उसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर अच्छा से नहीं बताया था। देखिए, मैंने यहाँ पर लिटमस के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि लिटमस क्या होता है। तो यह एक प्राकृतिक सूचक है ना, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से लिटमस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि लिटमस का एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जिसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। और इसका जो प्राकृतिक रूप से जो इसका रंग होता है वो किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अभी ऑब्जेक्टिव में सवाल मैं आप लोग को इस सब से भी करवाऊंगा, ये सब आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या केवल लिटमस ही है एक प्राकृतिक सूचक, क्या और कोई नहीं है? बिल्कुल है। प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करेंगे तो एक लिटमस तो है ही, साथ में आपका एक आ जाएगा हल्दी, यह भी है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उड़हुल का फूल का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, उड़हुल का फूल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी है। अच्छा, आप लोग गोभी का पत्ता ये भी जानते होंगे, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्राकृतिक सूचक के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम सूचक के उदाहरण के बारे में। ठीक है, कृत्रिम सूचक क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है फिनोल्फ्थैलिन। क्या होता है फिनोल्फ्थैलिन? देखिए, यह एक रंगहीन होता है, इसका यानी कि इसका जो मूल रंग होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। इसका जो मूल रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। इसका जो अम्लीय माध्यम में जो फिनोल्फ्थैलिन का जो रंग होता है, अम्लीय विलयन जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होता है, रंगहीन होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। आसान आसान सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ HCl का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, हार्ड बनाने के लिए। और ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, बच्चे इग्नोर करके जाते हैं कि अरे इतना हार्ड वाला चीज़ नहीं पूछेगा। बाबू, हार्ड वाला ही पूछेगा, आप एग्जाम में बैठे रह जाओगे, करने वाला बना के चला जाएगा। देखो, फिनोल्फ्थैलिन का जो होता है मूल रंग क्या होता है, रंगहीन होता है। और इसका जो अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थैलिन का जो अम्लीय विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसका जो क्षारीय माध्यम में इसके जो विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो गुलाबी रंग का होता है। बात समझ में आया? उसी तरह से एक है मैथिल ऑरेंज भी है।
ये इसका जो मूल रंग होता है वो क्या है, नारंगी होता है। देखो नाम में ही ऑरेंज लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑरेंज है कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक है। तो इसका जो मूल रंग होगा वो क्या होगा, नारंगी होगा। अगला है कि इसका जो अम्लीय माध्यम में इसका जो रंग हो जाता है वो किस रंग का हो जाता है, गुलाबी या फिर हल्का लाल भी बोल सकते हो आप। और क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग हो जाता है वो किस रंग का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फिनोल्फ्थैलीन का जो मूल रंग है वो कैसा होता है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिनोल्फ्थैलीन का जो रंग मूल रंग होता है वो रंगीन होता है, अम्ल में भी वो रंगीन ही होता है, क्षारीय माध्यम में उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। मैथिल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मूल रंग है वो नारंगी रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में इसका रंग जो होता है वो गुलाबी हो जाता है और क्षारीय माध्यम में इसका रंग पीला हो जाता है। बस आपको इतने बात आपको याद रखना है, ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर से बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी अम्ल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्षार, जिसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अम्ल जो होता है वो उसका स्वाद खट्टा होता है, उसी तरह से क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका विपरीत ये काम कर रहा है। और अम्ल का जो जलीय विलयन था वो H+ आयन देता था, अम्ल का जो जलीय विलयन है वो H+ आयन देता था। लेकिन यहाँ पर जो है क्षार का जो जलीय विलयन है वो OH- आयन देता है। वो कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्षारक के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है कि इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इसका जलीय विलयन जो होता है कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है, और इसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। देखिए अब क्षारक के गुण पूछेगा एग्जाम में तो गुण लिख देना। और स्पर्श जो होता है वो बिल्कुल चिकना होता है, बिल्कुल एक साबुन की तरह होता है जिस तरह से होता है। और यह लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है, तो यह ध्यान रखना है कि आपको लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। और इसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान क्या था, 7 से कम था, ठीक है। तो क्षारक में जल में घुलनशीलता इसमें क्या होता है, तो ये जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है जल में घुलने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो होमवर्क ये है आपके सामने कि अम्ल और क्षारक में जो है वो 5 अंतर आपको बताना है। अम्ल और क्षारक में कोई भी 5 अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये होमवर्क है, ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है, और ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग क्षारक का अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्षारक का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्ल क्षारक और लवण के बारे में अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इसी तरह से लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि लवण वे आयनिक यौगिक हैं जो अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इस अभिक्रिया में लवण और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो समझो बात को, होता क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो लवण बनता कैसे है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। किस अभिक्रिया से बनता है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। ध्यान रखना है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। चलो तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि लवण का जो प्राप्त होता है वो किस अभिक्रिया के कारण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। होता क्या है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो कौन सा अम्ल है, HCl है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है यानी कि एक क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण यानी कि NaCl प्राप्त होता है और जल यानी कि H2O प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इसमें जो
गुण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, प्रकृति क्या होता है, इसका प्रकृति समझते हैं। देखिए, ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के अम्ल या क्षारक से बने हैं। बात समझ में आया? यानी कि हम लोगों को अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल का प्राप्त होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो अम्ल या क्षारक जो है वो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। जैसे आप बात को समझिए, अगर कोई प्रबल अम्ल है और वो कोई प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों क्या है, प्रबल क्षारक है, प्रबल अम्ल है। बात समझ में आ रहा है? प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन लवण बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, वो 7 होता है। अब देखो पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जान लो आप कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इस पॉइंट पर, जब प्रबल अम्ल है, प्रबल यानी कि शक्तिशाली अम्ल है, और दुर्बल क्षारक है यानी कि वीक एसिड बेस है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, जब अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। क्यों बनेगा अम्लीय लवण? क्योंकि अम्ल का मात्रा यहाँ क्या है, प्रबल है, अम्ल यहाँ पर शक्तिशाली है, और अम्लीय लवण का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, वो 7 से कम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि जब कभी भी दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा, अब अम्ल कैसा है, दुर्बल है, और क्षारक क्या है यहाँ पर, वो आपका प्रबल है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण प्राप्त होगा। कैसा लवण प्राप्त होगा, क्षारीय लवण, क्योंकि प्रबल यहाँ पर कौन है, क्षारक है, इसलिए यहाँ पर क्षारीय जो होगा लवण प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से अधिक ही होता है। चलिए, ये जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl यानी कि साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, ये सभी जो होता है ठोस रूप में पाया जाता है। चलिए, आप लोगों का जो यहाँ पे डाउट था कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, हो सकता है आप जानते होंगे। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहाँ पर देख करके इसको सीख सकते हैं कि पीएच स्केल एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या होता है। समझिएगा कि पीएच स्केल एक मापक है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पीएच स्केल का काम ये बताना होता है कि कोई पदार्थ कितना ज़्यादा अम्लीय है और कितना ज़्यादा क्षारीय है। बेसिकली उसमें होता क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये फ़ोटो का क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब आ गया है। चलिए मैं आपको गूगल से फ़ोटो मंगवा के दिखाता हूँ। तो ये रहा फ़ोटो जिसमें ये बताया गया है, ये आपका जो है एक प्रकार का पीएच स्केल है। ठीक है, ये आपका क्या है, पीएच स्केल है। ठीक है, जो जिसमें ये बताया गया है कि एक पीएच स्केल होता किस तरह से, उस तरह का आप समझो। इसमें 0 से लेकर के बीच में देखिए 7 लिखा हुआ है, और कहाँ तक, 14 तक का नंबर जो होता है वो लिखा गया होता है। और इसमें जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, अम्लीय। क्यों बोलते हैं अम्लीय? क्योंकि उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति यानी कि क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि उसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उदासीन विलयन कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पीएच स्केल क्या है, इस रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो नींबू है, नींबू, आप लोगों ने नींबू खूब खाया होगा, तो नींबू आपको खाने में खट्टा लगा होगा, तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। वही अगर हम लोग बात करें, हमारा जो रक्त है, मनुष्य का जो रक्त है, उसका पीएच मान होता है 7.4, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इधर नहीं, इधर होता है, इस साइड। तो हमारा जो रक्त है वो कैसा है, क्योंकि हमारा रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है,
7.4 है, इसलिए हमारा रक्त का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्षारक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। बात समझ में आया। तो कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है वो उसके पीएच मान पर डिपेंड करता है कि उसका पीएच मान कितना है। अगर किसी पदार्थ का अगर या किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अगर अधिक होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, क्षारक है। और किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 हो गया तो हम लोग को क्या बोल देना है कि वो क्या है, उदासीन है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान, अगर आपसे कोई पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि पीएच मान जो होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का एक स्केल है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, कि हम लोग पीएच जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बात है कि जो पीएच है, ये जो पीएच है, पीएच एक वर्ड, एक शब्द से बना होता है। पुस्तौस एक शब्द होता है, उससे मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंज। ठीक है, ध्यान रखना है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंज। और इस पोटेंज का मतलब होता है क्या, शक्ति। क्या होता है, पोटेंज का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा अम्ल है या कितना ज़्यादा क्षारक है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया एक पीएच स्केल का सहायता लेकर के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ यूज़ में कैसे काम करता है। जैसे हमारा जो पेट है उसमें भोजन को पचाने में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मदद करता है, और इसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, समथिंग 1.2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीवित रहने के लिए हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो कितना होना चाहिए, 7 से लेकर के 7.8 तक रहना चाहिए। हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। ये सब याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मुंह का पीएच स्तर 5.5 से नीचे गिरने पर दांतों का क्षरण या सड़ना शुरू हो जाता है। अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है अगर वो 5.5 से अगर नीचे चला जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, तो आपका दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, दांतों का सड़ना शुरू हो जाएगा, मुंह से बहुत ख़राब बदबू आना शुरू हो जाएगा। आप एक चीज़ देखना, जब आप सुबह सुबह सो करके उठते होंगे, जब आप सुबह को सो करके उठते होंगे तो आपका मुंह का स्वाद कैसा लगता होगा, हल्का सा खट्टापन स्वाद आता होगा। ठीक है, हल्का खट्टापन स्वाद आता होगा। तो उस खट्टापन को दूर करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। और ब्रश में आपको याद होगा कोलगेट या फिर दंत मंजन का हम लोग यूज़ करते हैं ना, दंत मंजन का हम लोग यूज़ करते हैं। वो दंत मंजन क्या होता है, वो क्षारक होता है। क्या होता है, वो क्षारक हो जाए। दंत मंजन जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्षारक होता है। वो क्षारक क्या करता है, हमारे मुंह में जो ऑलरेडी पहले से जो अम्लीय आ जाता है, उस अम्लीयता को वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, और फिर से हमें जो है एक फ्रेश लगने लगता है ब्रश करने के बाद। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कभी भी कि दंतमंजन जो होता है वो उसकी प्रकृति क्या होती है, तो आपको क्या जवाब देना है कि उसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से अगर नीचे चला जाता है तो दांतों का सड़ना जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में हानिकारक जो गैस आ गया है, जैसे कि SO2, ठीक है, NO2, ये सब जो गाड़ी वगैरह से जो धुआं निकलता है, उद्योग से जो धुआं निकलता है, इसी के प्रभाव से जो होता है वो अम्लीय वर्षा होता है। आप लोगों ने आए दिन सुना होगा कि ताजमहल का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ताजमहल ये जो बना हुआ है वो संगमरमर का पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो रंग है वो हल्का जो है पीला होते जा रहा है, हल्का पीला होते जा रहा है, हल्का पीला, पूरा पीला नहीं, हल्का पीला। कारण क्या है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से नीचे यानी कि कम हो जाता है, यानी कि और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये अम्लीय वर्षा है। इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है, तो ताजमहल का जो रंग है वो क्या हो जाता है,
हल्का पीलापन हो जाता है। मिट्टी की यानी कि मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वो भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी अम्ल को हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए आपको ये सब पढ़ करके जान करके कैसा लग रहा है? क्या आपने एनसीईआरटी बुक में यही सब पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था? ठीक है, तो आप सब जो है वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लाइव चैट में आंसर भी आप लोग दीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। कुछ सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अम्ल, और इधर क्या लिखा हुआ है, उसके प्राकृतिक स्रोत। सबसे पहला सवाल है कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिरका से प्राप्त किया जाता है, विनेगर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। साइट्रिक एसिड जो है, साइट्रिक अम्ल जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नींबू, संतरा से प्राप्त किया जाता है, और मौसम्बी जैसे खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल जो आता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें खट्टा दूध और दही से प्राप्त होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली, अंगूर और कच्चा आम से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है टार्टरिक अम्ल के बारे में, विशेषकर इमली से। ठीक है, आप लोग इमली खूब खाए होंगे, खाए ही होंगे आप लोग, फिक्स है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, पालक और अमरूद में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। अगला है मेथेनोइक अम्ल, किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, और नेटल का पौधा में, बिच्छू में भी पाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। चींटी, लाल चींटी, ठीक है, और बिच्छू के डंक में, नेटल के डंक में। ठीक है, नेटल का एक पौधा होता है जिसमें हल्का हल्का सा एक रोम जैसा होता है, अगर वो सट जाएगा आपके शरीर पे तो बहुत कस के जलन होता है। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक। ध्यान रखना है, मेथेनोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मेथेनोइक एसिड को भी क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर नाम बदल करके अगर आता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला है स्कॉर्बिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, टमाटर, आंवला और यही सब में पाया जाता है। और इस सब में जो होता है विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है। बात समझ में आ गया होगा। विटामिन सी का भी जो रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल ही होता है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और आप यहाँ से समझ लो कि ये आपका जो है 1 मार्क्स यहाँ से आपका वो है फिक्स है। ठीक है, ये जो स्लाइड मैंने आपको बताया अभी, इससे आपका 1 मार्क्स जो है वो आपका फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर से मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और मौसम्बी जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक जो अम्ल है वो दूध, दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर, पालक, अमरूद में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है वो सेव में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो है वो आपका चींटी के डंक और नेटल के पौधे में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका आंवला और टमाटर में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। बात समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है हम लोग अब पढ़ने वाले विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धवन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है, और उन्हें हम प्राप्त करने के लिए, अगर हम लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। देखो बच्चा लोग, विरंजक चूर्ण होता क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने अभिक्रिया लिखा हुआ है कि बुझा हुआ आपके सामने बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल्टवाइज प्लस क्लोरीन गैस से देखो अभिक्रिया कराया गया। ठीक है, सो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया गया तो आप पा रहे होंगे कि क्या प्राप्त होता है हमें? CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो, देखिए यहाँ पर में से विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो यही वाला है, CaOCl2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम। ध्यान रखना है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है वो है क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अब इसे कैल्शियम ऑक्सी क्यों बोलते हैं, देखो Ca कैल्शियम हो गया, O से क्या बन गया ऑक्सी, और Cl2 से बन गया क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये H2O आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, H2O का मतलब जल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है, तो कपड़ों के व्यंजक के लिए होता है। व्यंजक मतलब कि रंग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो अगला है कागज उद्योग में, कागज बनाने वाले कारखानों में इसका उपयोग होता है। पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो पानी में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो जीवाणु आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्लोरीन लगा हुआ है ना, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का उपयोग इसी काम में करते हैं हम लोग। साथ ही साथ इसका जो यूज़ है वो रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में यानी कि उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा व्यंजक चूर्ण के बारे में, क्या पढ़ा कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल्टवाइस में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह अभिक्रिया करने के बाद क्या बन जाता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O बन जाता है। बात समझ में आया। तो इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। CaOCl2 को व्यंजक चूर्ण बोल देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोगों ने पढ़ा कि वस्त्र उद्योग में किया जाता है, तो कपड़ों के व्यंजक के लिए किया जाता है, और कागज उद्योग में किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सीकरण के लिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। देखो बच्चा, बेकिंग सोडा होता क्या है समझिए, और उसको तैयार कैसे किया जाता है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का उपयोग करके किया जाता है। उसके साथ जो होता है अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नमक के विलयन की अभिक्रिया कराई जाती है। इससे हमें जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखो बच्चा लोग, जो बात मैंने अभी आप लोगों को बोल के बताया वो बात देखो अभिक्रिया में लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक। नमक के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। नहीं पता तो याद कर लो, NH3 9 क्लास में खूब पढ़े होंगे आप लोग इसके बारे में। तो सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब एक साथ मिला करके, यानी इन कच्चे पदार्थों को मिला करके जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस क्या बन जाता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, खाने का सोडा, इसे ही हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया, खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे हम लोग बोलते हैं, इसे ही कहा जाता है बेकिंग सोडा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आपको इतना जो लंबा चौड़ा यहाँ पर बात लिखा हुआ है उसको आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन को याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखना है। 2-3 बार कॉपी में लिखोगे आपको दिमाग में एकदम ऐसा फिट हो जाएगा कि कभी भूलोगे ही नहीं जीवन में। चलो समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बता रहा हूँ। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 गैस, NH3 यानी अमोनिया से के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। बात समझ में आया। अब देखो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो बेकिंग सोडा में क्या क्या पाया जाता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे दुर्बल खाद्य पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसे ही हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वो हम लोग, ठीक है, किस लिए करते हैं, तो पावरोटी को फुलाने में, केक को स्पंज बनाने में करते हैं। ठीक है, ये सब कामों में करते हैं, खाना को खास्ता एवं शीघ्र बनाने में करते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जब बेकिंग पाउडर को जल या दूध में मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, जब बेकिंग सोडा को, जब खाने का सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है बाहर निकलता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक, ब्रेड, पावरोटी को फुला देती है
और वे नरम और स्पंजी हो जाते हैं। इसलिए जब आप लोग केक और पाउरोटी खाते होंगे तो आपको काफ़ी मुलायम और काफ़ी सॉफ्ट लगता होगा, काफ़ी अच्छा लगता होगा खाने में। इसी वजह से जिसमें खाने का सोडा डाला हुआ रहता है, जब उसको गर्म किया जाता है वहाँ पे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और वो उसको फुला देता है, नरम और स्पंजी बना देता है। बात समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है उसका यूज़ जो होता है हम लोग अग्निशामक यंत्रों के रूप में भी हम लोग इसको करते हैं, जिसका यूज़ आग बुझाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो यूज़ है वो एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ध्यान रखना है, जो खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। और इसका उपयोग जो होता है हम लोग एंटासिड के रूप में भी करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि पेट में अम्ल की अधिकता या फिर अपच को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग एंटासिड के एक घटक के रूप में भी किया जाता है, जिससे हमें आराम मिलता है। तो ये इसका यूज़ हम लोग दवाई के फॉर्मेट में भी करते हैं, एंटासिड के रूप में भी करते हैं, जो कि एक क्षारीय होता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आया होगा। देखिए हम लोग हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग छोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा, फिर इसका ये कैसे तैयार होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर इसका उपयोग पढ़ा, फिर हम लोगों ने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसका फिर उपयोग पढ़ा। तो इस तरह से अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है बताओ, यही सब सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे। तो आपको वहाँ पर बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है आंसर लिखना है। मानता हूँ कि ये सब जो रिएक्शंस हैं वो जल्दी याद नहीं होते हैं, ये सब जो रिएक्शंस है वो जल्दी याद नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। सबका प्रॉब्लम है वो। चलो, अब प्रॉब्लम को देख करके अब रोने लगोगे तो कैसे चलेगा, रोने से काम थोड़ा ना चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है धोवन सोडा। धोवन सोडा जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा, चलिए आइए समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जल में धोकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है, जिससे धोवन सोडा प्राप्त होता है। देखो होता क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट को यानी कि Na2CO3 को जल के 10 अणुओं के साथ यानी कि जल के 10 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं आइए। Na2CO3 डॉट 10H2O प्राप्त होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अरे सिंपल से याद रखो, कपड़ा धोने के लिए आपको 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि 10H2O की आवश्यकता होगी। ऐसे याद कर लो, एक बाल्टी में कपड़ा थोड़ा ना साफ होता है, कम से कम 10 बाल्टी चाहिए। चलो तो देखो यहाँ पे ऐसे करके इसका रिएक्शन है, इसको दिमाग में रख लेना है आपको। इसका उपयोग हम लोग समझते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, सफाई एजेंट के रूप में। हाँ बिल्कुल, घरेलू उद्देश्य में घरों को साफ़ सफाई के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, विशेषकर कपड़े धोने में करते हैं डिटर्जेंट का उपयोग। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ बोरेक्स निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है वो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा होगा। काफ़ी सिंपल वे में लिखा हुआ है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा पूरा प्रॉपर तरीक़ा से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसके बारे में समझिए। आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देखा होगा जिसका बचपन में कभी ना कभी हाथ टूटा होगा, या आप में से किसी बच्चा का हाथ टूटा होगा। तो डॉक्टर क्या कर देता है, वहाँ पर वाइट रंग की एक पट्टी, मोटी पट्टी जो होता है वो चढ़ा देता है, और हाथ वहाँ पर से एक रस्सी से हाथ को ऐसे करके बांध देता है और गले से ऐसे घुमा के टांग देता है, और बोलता है कि इस हाथ को जो है आपको हिलाना डुलाना नहीं है, वरना हड्डी ठीक से आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो सफ़ेद रंग का जो पट्टी, ये जो पट्टी है, जो सफ़ेद रंग का जो पट्टी लपेटा गया था आपके हाथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। होता क्या है समझिए। जिप्सम को जब प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला होता है ना, गीला यानी कि जब उसमें पानी का अंश पाया जाता है, तो उसे हम लोग जिप्सम बोल देते हैं।
जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर, बात समझ में आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वो क्या करता है। अब देखो, कोई भी चीज़ भींगा हुआ है, अगर उसको गर्म करोगे तो उससे क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, यानी पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। तो वही चीज़ है कि इस प्रक्रिया में जिप्सम अपने क्रिस्टलीकरण के पानी का 3/4 भाग क्या कर देता है, खो देता है, यानी कि वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। और एंड में हमारे पास क्या बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा गया है, जबकि यहाँ पर बट्टा होता है ना, 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको सुधार लेना है। ठीक है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, वो आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है कि CaSO4 2H2O, ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। ये हमारे पास क्या है, जिप्सम है। जो जिप्सम आपने पढ़ा अभी ना यहाँ पे जिप्सम, तो जिप्सम को हम लोगों ने कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन पर गर्म किया। तो ये क्या बन गया, CaSO4.1/2H2O बना, और साथ ही साथ 1/1/2 जो है पानी जो है वो क्या हो जाता है, यानी H2O जो होता है वो बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये जो हमारे पास बना, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला हो गया, जिसका यूज़ जो डॉक्टर जो होता है वो हड्डियों को सही जगह ठीक करने में करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर का हम लोग उपयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूर्ति और खिलौने बनाने में, मूर्तियों, खिलौनों और अन्य सजावटी सामानों के लिए सांचे बनाने में इसका व्यापक उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दंत चिकित्सक जो होता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर है ना, दांतों के सांचे बनाने में इसका उपयोग करता है। भवनों में दीवारों और छतों को चिकना करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है बताइए, CaSO4.1/2H2O जो होता है, इसको जो होता है वो आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आर्द्ररोधी बर्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ तक पानी का अंश ना पहुँच सके उसको बोलते हैं आर्द्ररोधी बर्तन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता होगा, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अगर फिर से अभिक्रिया कर लेगा तो ये फिर से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। इसीलिए जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। जब डॉक्टर आपका हाथ का प्लास्टर किया होगा तो आपको बोला होगा कि इसको गर्म पानी से या पानी से जो है वो दूर रखना है, क्योंकि अगर पानी डाल दोगे तो फिर से वो गीला हो जाएगा और हड्डी जो है आपका, जो टूटा हुआ हड्डी था वो आपका ठीक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इसलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। मैंने आपको इसका सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो समझा दिया, बिल्कुल ही एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया, कि ऐसा नहीं कि किताबी भाषा में मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये आप जो है अपना दैनिक जीवन में आप लोग इसको देखते भी होंगे। तो इस प्रकार से बच्चा लोग देखिए, अब हम लोग यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैंने आपको जो इतना सारा कंसेप्ट बताया यहाँ पर वो आपको पढ़ करके कैसा लगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ को मैंने आपको पूरा सिंपल वे में समझाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या है, PYQ क्वेश्चंस है। चाहे आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड का, या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप जो है लाइव चैट में इसको जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर जो है आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि इसका आंसर ये क्यों है। देखिए सबसे पहला बात यहाँ बताया गया कि एक प्राकृतिक सूचक है, इनमें से जो है वो कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है आपको बताना है। क्या मैथिल ऑरेंज है,
क्या फिनोल्फ्थैलिन है, क्या लिटमस है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें इसमें से जो है कोई एक ऑप्शन सही है। आपको सही आंसर को टिक करना है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्राकृतिक सूचक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिटमस क्या एक प्राकृतिक सूचक है, ये अपनी जो मूल अवस्था है, जो प्राकृतिक रूप से जो होता है वो बैंगनी रंग का पाया जाता है। किस रंग का पाया जाता है? बैंगनी रंग का। मैंने आपको याद करो, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बैंगनी रंग का पाया जाता है मूल रूप में, ठीक है। लिटमस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला, सॉरी, अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जबकि क्षारक क्या किया था? आपको पता होगा क्षारक क्या करता है? क्षारक जो है वो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये सभी जो हैं वो आपके कृत्रिम सूचक हैं। कृत्रिम, कृत्रिम सूचक हैं। कृत्रिम मतलब जिसको हम लोग लैब में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं या मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, उसे हम लोग कृत्रिम बोलते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। जबकि लिटमस क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने आपको अभी अभी इसका आंसर बताया। चलो जल्दी जल्दी आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर दे रहा है। सबसे पहले समझो कि अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो है लवण, लवण कैसे बनता है? जब कोई अम्ल जो होता है जब किसी क्षारक से भी क्रिया कर देता है, जब किसी क्षार से भी क्रिया कर देता है तो क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl, ये हमारे पास एक अम्ल है। NaOH, ये भी एक हमारे सामने प्रबल क्षारक है। जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनेगा प्लस क्या बनेगा? हमेशा H2O बनेगा। ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो देखो यहाँ पर भले ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको 4 क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसको पूरा अच्छे से तोड़ मरोड़ के मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, इसको बोलते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है? क्वेश्चन पढ़िए कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधी सूचक का व्यवहार करता है? इन विच ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस बिहेव एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये आपको बताना है कि कौन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी कि एक गंधीय सूचक है। ये आपको बताना है। क्या हल्दी होगा, लिटमस होगा, या फिर चाइना रोज़ होगा? बताओ, चाइना रोज़। और ये आ जाएगा आपका प्याज। बताओ क्या आंसर होगा। तो एक प्रकार का गंधीय सूचक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका प्याज इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का गंधीय सूचक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। बाकी अगर मैं इसके बारे में बात करूं, हल्दी और लिटमस जो है वो क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। हम लोग पहला क्वेश्चन में ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है उसके बारे में पढ़िए। कौन प्रबल अम्ल है? सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली अम्ल है वो कौन है? जल्दी जल्दी बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सब बच्चा बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा यहाँ पर जो है सबसे प्रबल अम्ल है? तो आपको पता होगा इसमें जो सबसे प्रबल अम्ल है वो कौन सा हो जाएगा? HCl। आपको पता होगा जिसका जो pH मान होता है, इसका जो pH मान होता है वो लगभग 1.2 के समथिंग में होता है। किसी किसी बुक में 1.3 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसका जो निर्माण होता है वो हमारे अमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? हमारे अमाशय में होता है।
ठीक है। और ये क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है, उसमें उपस्थित जितने बैक्टीरिया होता है उनको क्या कर देता है, मार देता है, और भोजन पचाने का क्या करता है, ये माहौल तैयार करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको पूरा अच्छा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे। चलिए, इसलिए आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए। चलो अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है कि कौन इनमें से प्रबल क्षारक है। वहाँ पर मैंने पूछा था प्रबल अम्ल, देखो आ जाओ प्रबल क्षारक के बारे में, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये जल में घुलकर कैसा आयन देगा बताओ, OH माइनस आयन देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्षारक है, ध्यान रखना है आपको। जबकि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, और क्षारक क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अम्लों को जल के साथ मिश्रण करने पर उत्पन्न होते हैं। When acid are mixed with water they produce। बताइए क्या प्रोड्यूस करते हैं वे। तो मैंने आपको बताया था अम्ल को जब जल में विलय किया जाता है तो कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन देता है। मैंने आपको अभी भी बताया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ये क्वेश्चन को अगर ऐसा ना पूछ करके यहाँ पर ये पूछे कि जब क्षारक को अम्ल की जगह पर क्या कर दिया जाए, जब क्षारक पूछा जाए और उसको जो है पानी में विलय किया जाता है तो कैसा आयन हो जाएगा, OH माइनस आयन हो जाएगा। मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया, और जब मैंने आपको पढ़ा रहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने क्या आपको करवा रहा था उस समय भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कहता है कि क्षारक के विलयन, जलीय विलयन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। बताइए जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस होते हैं वे क्या प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान रखना है OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खैर ये सब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने तगड़ा ये रहा, क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पढ़िएगा कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया लिटमस विलयन जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है और वो जो है अम्ल और क्षारक होने की जो है सूचना देता है, और इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो निम्न में से किससे निकाला जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डे, यानी कि रंग, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए उसे जो है कहाँ से निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लीचेन इसका सही आंसर हो जाएगा, लीचेन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज़ करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना है NaCl जो है वो नमक का फॉर्मूला है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये खाने का सोडा जो होता है वो फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे हम लोग नीला तोता के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7 और 14 है। यह पदार्थ में कौन सा क्षारक है, मतलब कि इन पदार्थों में जो है वो कौन सा क्षारक है। क्वेश्चन इंग्लिश में कहता है द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंसेस ABCD आर 2, 4, 7, 14 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज़ अ बेस। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है A जो है उसका जो pH मान 2 दिया हुआ है, B का pH मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, C का pH मान यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है, और D का pH मान यहाँ पे 14 दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो बेस है, यानी कि एक प्रकार का क्षारक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और जो क्षारक होता है, क्षारक इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा 7 से अधिक वाला, वो ऑप्शन नंबर डी है जिसका पीएच मान कितना है, 14 है। ठीक है, मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि पीएच स्केल कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि H+ आयन की सांद्रता इधर बढ़ती है, बीच में देखो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 0 से लेकर के 14 तक का जो नंबर होता है वो लिखा होता है। 7 पीएच मान क्या दिखाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन को दिखाता है कि इसका जो पीएच मान है वो 7 है, उसमें ना ही अम्ल है और ना ही उसमें क्षारक है। और इसमें क्या दिखाता है, OH- आयन को जो है वो दिखाता है, जिसका ये पता चलता है कि उसमें जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है और उसमें जो है क्षारक की मात्रा अधिक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कहता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति आपको ध्यान रखना है क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ क्वेश्चन है। अगर आप ये सब क्वेश्चंस को अगर आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में जो है काफ़ी लोगों से आप पीछे हो जाओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय जो होता है वो कौन होता है, तो अधातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। ध्यान रखना है ये आपको, अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उदासीन के बारे में मैंने आपको बताया कि ना ही उसमें अम्ल की मात्रा है और ना ही उसमें क्षारक की मात्रा है। यानी कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, और उसी से जो हम लोग का लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलता है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बताइए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से बाहर निकलता है, तो आपको पता होगा जब खाने वाला सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उससे बाहर निकलता है, आपको पता होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये PDF जो है हमको कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान रखना है वो है टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। आज का देखो सबसे पहला 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप इसे पढ़िए। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH होता है, क्या होता है आपको बताना है। एसिड रेन ऑकर्स व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर बिकम्स, बताओ कितना होता है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आता है 5.6 से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 5.6 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 5.6 के बराबर या 5.6 ही होता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो ऑप्शन एक ही हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा लोग, वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब अम्लीय वर्षा का जो pH मान है वो 5.6 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ध्यान रखना है कि मैंने आपको इसमें और एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारे मुंह का जो है जो pH मान है वो 5.5 से जब कम हो जाता है तब हमारे दांतों का सड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, अरे ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था CaOCl2
2, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्या होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो आपको पता होगा इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोगों ने बताया था। इसको हम लोगों ने कैसे तैयार किया था, चलो मैं आपको पूरा रिवाइज करवाता हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो CaOCl2 बना हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर और भी दिए हुए हैं कि धोवन सोडा क्या होता है। धोवन सोडा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, Na2CO3.10H2O, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बच्चा लोग बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप बता दो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, CaSO4 1/2 H2O, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो इस तरह से आपको जो है जब फॉर्मूला को अगर आप लोग बार बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आपको रटा हुआ हो जाएगा पूरा एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को अगर याद करते हो तो आप लिख लिख के याद किया करो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीन में देखो अट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ पता है आप लोगों का आंसर दिख गया होगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बिल्कुल ईमानदारी से लगाओ कि इसका ऑप्शन जो भी सही आंसर है वो क्यों है, बताओ। सवाल पढ़िए। बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल का, सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल का। तो बच्चा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो है वो मिश्रण होता है। बात को समझिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। बताइए कि जब हड्डी टूट जाते हैं तो उसकी जॉइनिंग के लिए जो है हम लोग किस रासायनिक पदार्थ का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं, ना, इससे तो हड्डी जुड़ेगा ही नहीं। वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार लिख चुका है, मैं अब नहीं लिखूंगा, आप कमेंट करो जल्दी से इसका फॉर्मूला क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। चलो जिप्सम का मैं बताता हूँ, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताओ। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है बच्चा लोग वो होता है CaSO4.2H2O होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो जल्द से बताओ। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर जो 18 है वो कहता है विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड ट्रीट इनडाइजेशन, यानी कि अपच के उपचार के लिए किस प्रकार के औषधि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, अपच के उपचार के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं या एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 3 को एंटासिड का यूज़ करते हैं। और एंटासिड भी कौन सा, जो कि बिल्कुल क्या होता है वो क्षारीय होता है ना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना होता है। हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या लिखा हुआ है कि पीएच स्केल का परास क्या है। तो बच्चा ध्यान से समझो, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो कितना होता है। तो मैंने आपको कई बार, एक बार नहीं कई बार मैंने आपको बताया कि ये है आपका पीएच स्केल। इसमें 0 से लेकर के 14 तक का नंबर लिखा होता है, बीच में जो होता है वो 7 होता है। तो ये आपको इसका रेंज पूछा है। रेंज का मतलब ही होता है परास, यानी कि 0 से लेकर के 14 तक का नंबर इसमें लिखा होता है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। 7.4 किसका pH मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए रक्त का।
7 pH मान किसका होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको शुद्ध जल का pH मान होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। HCl का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना HCl का जो pH मान होता है वो कितना होता है 1.2 या फिर आप 1.3 भी ले सकते हो लगभग में, ठीक है। जो हमारा रक्त का जो pH मान है वो होता है 7.4 जो कि बिल्कुल क्षारीय होता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है बताइए वो क्या होगा। मेथेनोइक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, वो टार्टरिक अम्ल होगा। चलिए मैं आपको हर एक सवाल का आंसर देता हूँ। मेथेनोइक जो अम्ल होता है वो बिल्कुल नेटल में पाया जाता है, नेटल के पौधे में, ठीक है। बिच्छू में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिच्छुओं में पाया जाता है, और चींटी में भी पाया जाता है, लाल चींटी जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, लाल चींटी में भी पाया जाता है। साइट्रिक जो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ये सभी में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हमारा दूध या फिर दही में पाया जाता है, जो आप लोग डेली सुबह सुबह खाते होंगे। और टार्टरिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन तो बस एक था, मैं चाहता तो बस केवल इसको बता देता और हो जाता, बोल देता कि जाओ सारा खत्म हो गया। तो मैंने एक सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल्स को क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करके मैंने आपको बताया, जैसे आपको बार बार रिवाइज हो, आपको याद हो जाए, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल अब नहीं है। इस जो चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको करवाया, और सारे के सारे PYQ क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। शेयर भी करना है, जो कि आप नहीं करोगे। सब्सक्राइब, जो कि आप नहीं करोगे, तो बोलने का कोई मतलब है भी नहीं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में मैंने पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आपका काम है बार बार इसको रिवीजन करना, एग्ज़ाम तक इसको आप लोग जो है 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो फार्मूला जो है वो रटा हुआ हो जाएगा, काफ़ी दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल्स टाइम से जो है उसको पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है धातु एवं अधातु के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहना। इसी तरह से सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव वाले जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी प्रैक्टिस हैं वो भी हम लोग करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, दोनों का तैयारी काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ना है, जैसे मैथ्स में पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैथ में या इंग्लिश में या जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम करता है, सोशल साइंस में हो गया, ठीक है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं उस पर एक बढ़िया सा वीडियो मैं आप लोग को इसी तरह से बना के दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।